नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मनोज तिवारी टॉक शो में। आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम कायस्थ वेलफेयर समाज के नेता अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब। आज हम इनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस टॉक शो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले सवाल तो मेरा ये है कि मुस्लिम समाज में जात व्यवस्था की क्या स्थिति है? क्या कभी जात की वजह से कभी कोई भेदभाव का मामला सामने आया है? मुस्लिम समुदाय जो है बाकी सारे समुदायों की तरह ही ऊंच नीच, गरीब अमीर, भेदभाव, अगला पिछड़ा वर्ग में बटा हुआ है। जैसे हमारे इस्लामिक समाज की बात करें तो जो खलीफा हम लोगों का चुना जाता था तो वो हम लोग भी उसमें भी वो चीज़ रहती थी कि कुरैश या शेख सैयद वो चुने जाते थे। यहाँ तक कि हमारे जो आखिरी मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने भी सैयद हामिद को एक 500 लोगों की सेना तैयार करने के लिए कहा, जिसमें ज़्यादातर शेख, सैयद और कुरैश इन सब लोगों को रखने के लिए कहा गया। तो ये शुरू से लेकर आज तक हम लोगों ने एक चीज़ देखा है कि राजनीतिक प्रभाव में भी, सामाजिक प्रभाव में भी जो ऊंची जात के हम मुसलमानों में जो लोग हैं उनको ज़्यादातर उसी में रखा जाता है, और बाकी जो हम लोग मिडिल क्लास के और हम लोगों से नीचे भी कुछ जातियाँ होती हैं उनको हमेशा पीछे रखा जाता है। जी सर, आप मुस्लिम समाज में हम देखते हैं कि क्या हर सिद्दीकी लिखने वाला कायस्थ होता है या फिर कायस्थ का वर्गीकरण अलग तरीके से किया जाता है? देखिए, कायस्थ हर सिद्दीकी लिखने वाला कायस्थ नहीं होता है जी। और आजकल बहुत सी ऐसी जातियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, छोटी बड़ी कोई भी जाति हो, सब अपने आप में एक अच्छी जाति मानी जाती है। मैं किसी में भेदभाव नहीं रखता हूँ और सब सिद्दीकी लिखते हैं लेकिन वो कायस्थ नहीं माने जाते हैं। हम लोग कायस्थ का वर्गीकरण अपने हिसाब से ऐसे करते हैं, जो हम लोगों का शिजरा होता है। शिजरा मतलब होता है आपके जो पूर्वजों का डाटा होता है। तो इस्लामिक जब वो आया, राजशाही आई या शासन आया, उस वक्त के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से कुछ हिंदू कायस्थ थे जो कन्वर्ट हुए मुस्लिम कायस्थ में, तो वही लोग मुस्लिम कायस्थ कहलाते हैं। हम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। अच्छा, तो इसी से हम लोग अपना पता लगाते हैं और हम लोग जैसे किसी की रिश्तेदारी कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके पूर्वज क्या हैं, वहीं से हैं कि नहीं हैं, तो ये सब तरीके से हम लोग इसका वर्गीकरण या इसकी पहचान इस हिसाब से करते हैं कि ये हमारे कायस्थ मुस्लिम हैं। अच्छा, तो जो पहले हिंदू कायस्थ थे वो जो मतलब कन्वर्टेड बदल कर मुस्लिम कायस्थ बने हैं, वही लगाते हैं सिद्दीकी? नहीं, वो सिद्दीकी नहीं लगाते, वही असली वो हम लोग तो सिद्दीकी लिखते हैं जी। और अब ज़्यादातर लोग लिखने लगे हैं, मैं इसकी गहराई में नहीं जानता, लेकिन हम लोग चूँकि हम लोगों की पूरा पुश्तैनी सिद्दीकी लिखते चले आ रहे हैं। एक सिद्दीकी शेख लोग भी होते हैं, शेख होते हैं, पठान के बाद होते हैं, वो लोग भी सिद्दीकी लिखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हम लोग भी सिद्दीकी लगाते हैं। सर, आप मुस्लिम कायस्थ वेलफेयर की बात करते हैं, आप किस तरीके का वेलफेयर चाहते हैं मुस्लिम समाज से या सरकार से? देखिए, वेलफेयर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हर समाज अपने समाज को जोड़कर लेकर चलना चाहता है। ठीक है, हर इंसान की एक कुव्वत होती है। कोई मोहल्ले को लेकर चलता है तो वो सभासदी में जाता है, कोई शहर को लेकर चलता है तो वो एमएलए बनता है, कोई किसी के अंदर एमपी की क्षमता होती है। मैं पूरे मुस्लिम समाज को, पूरे हिंदुस्तान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलना चाहता हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत मैं अपने समाज से शुरू करना चाहता हूँ। चूँकि मैं मुस्लिम कायस्थ समाज में पैदा हुआ हूँ, मेरी पैदाइश यहाँ की है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि सबसे पहले मैं अपने समाज के बारे में सोचूं, तो अपने समाज को मैं लेकर चलूं, उसके उत्थान के लिए काम करूं, और उसके बाद हम सारे समाज के साथ मिलकर एक अच्छे और एक स्वस्थ और एक मजबूत सशक्त भारत का निर्माण करें। सर, अगर मैं बात करूं मुस्लिम कायस्थ और हिंदू कायस्थ, क्या वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों अलग प्रकार के हैं? देखिए, अभी मैंने जैसे आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया कि हम लोग हिंदू कायस्थ से ही कन्वर्टेड हैं। हम लोगों का शिजरा जो मिलता है वो हिंदू कायस्थ जो थे वहाँ से उस वक्त के हिसाब से जो कन्वर्टेड हुए थे, तो हम लोग मुस्लिम कायस्थ मतलब हो गए हैं। तो वो हैं तो हम लोग एक ही, लेकिन अब चूँकि धर्म हम लोगों का अलग अलग है, कुछ हम लोगों की मान्यताएं अलग हैं धर्म के हिसाब से, तो हम लोग अलग अलग काम तो करते हैं अपने धर्म के हिसाब से, लेकिन हम लोग हैं एक ही। और आने वाले वक्त में मैं ये चाहता हूँ कि सारे हिंदू कायस्थ हो, चाहे मुस्लिम कायस्थ हो, चाहे सारी बिरादरी हो, सब लोग मिल के एक साथ काम करें।
सर मुस्लिम कायस्थ में सामाजिक व्यवस्था की क्या व्यवस्था रखी गई है? समाज में मुस्लिम कायस्थ की क्या व्यवस्था है? देखिए, मेरे समझ से अभी मुस्लिम समाज राजनीतिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या हर चीज़ से, मुस्लिम समाज बहुत पीछे चला गया है। मुस्लिम समाज या मुगल शासकों ने 800 से ज़्यादा सालों से यहाँ पर राज किया, लेकिन आज उनके जो वंशज हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पंचर बना रहा है। तो इसकी जो भी वजहें रही हो, काफ़ी वजहें हैं, कुछ वजहें मुझको पता हैं, कुछ वजहें मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इतने पीछे हम लोग कैसे चले गए। उस वजहों को ढूंढकर उन पर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके और हम अपने लोगों के लिए काम कर सकें। और जैसे कि सशक्त भारत का निर्माण करने में हर जाति का योगदान होना चाहिए, तो मैं चाहता हूं हमारे समाज का भी एक भरपूर योगदान हो और हमारा समाज भी तरक्की करे और हमारा भारत भी तरक्की करे। सर, आपको नहीं लगता कि हमारी यहाँ की राजनीति है वो हिंदू और मुसलमानों के जश्न को अलग अलग बांट दिया है? क्या इससे राजनीतिक दलों को कोई फ़ायदा हो रहा है? देखिए, ये राजनीतिक दलों ने अपने फ़ायदे के लिए ही इसको बांटा है। और इसमें राजनीतिक दलों की कमियां तो जो हैं ही, इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी खुद की है। क्योंकि आज के वक्त में जो हम लोग वोट देते हैं, ज़्यादातर लोग 90% लोग, हम लोग खुद शिक्षा पर नहीं देते, हम लोग स्वास्थ्य पे नहीं देते, हम लोग सिर्फ इसलिए देते हैं कि फलाने जगह पे कौन सा अपनी बिरादरी का आदमी खड़ा है, बिरादरी का नहीं है तो मुसलमान है कि नहीं है, हिंदू है कि नहीं है, पंडित है कि नहीं है, हम लोग खुद जातिवाद पे वोट देते हैं। अगर हम लोग जातिवाद पे वोट देना बंद कर दें और हम लोग सिर्फ काम पे वोट दें, तो 100% यहाँ पर बदलाव आएगा। जैसे दिल्ली की राजनीति आपने देखा होगा, एक ज़माने से वहाँ पर कांग्रेस स्थापित थी, लेकिन कोई एक ऐसा आदमी आया जिसने एक माहौल बदला, क्रिएट किया, लोगों को समझाया, जागरूक किया और वहाँ की जनता जागरूक हो गई। उसने हिंदू मुस्लिम पे वोट ना देके उसने काम पे वोट दिया। तो हम भी उसी तरह की व्यवस्था लाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में आदमी काम पे वोट दे, ना कि जातिवाद पे वोट दे। तो सर, आपका कहना है कि यहाँ पर जाति व्यवस्था है और हमेशा जाति के नाम पर ही वोट पड़ता है? ज़्यादातर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वोटिंग पड़ती है वो जाति के नाम पे ही पड़ती है। अगर जाति के नाम पे वोटिंग ना पड़ती तो आप ये बताइए, कोई भी जाहिल आदमी संसद का सदस्य कैसे बन जाता है, सांसद कैसे बन जाता है? जब उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है तो वो सांसद कैसे बन जाता है? तो कहीं ना कहीं हम लोग जातिवाद देखकर ही तो वोट देते हैं। एक से एक पढ़े लिखे वोट, अभी यहाँ पर इलाहाबाद में बादल चटर्जी खड़े हुए थे, पूर्व कमिश्नर रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, लेकिन उनको कोई वोट नहीं मिला। अगर पढ़ाई पे ही वोट मिलना था तो उनको वोट मिलना चाहिए तक नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार अभी इस मामले में बहुत पीछे, उसको जागरूकता की ज़रूरत है और आएगा, ऐसा नहीं है। हर वक्त चेंज होता है, हर चीज़ आता है, बड़े बड़े चले गए, ये भी जाएंगे और आने वाला वक्त जो आएगा वो पढ़े लिखों को ही आगे बढ़ाएगा। सर, राजनीति की अगर हम बात करें तो मुस्लिम कायस्थ को क्या मिला, क्या लाभ मिला है अब तक उसे, और वो किस विचारधारा की ओर? देखिए, अभी तक मेरी जो समझदार है, जो मेरी जानकारी में रहा है, अभी तो मुस्लिम कायस्थ ने अपनी पहचान ही नहीं बनाई है। अभी बहुत से लोग ये जानते ही नहीं हैं कि मुस्लिम कायस्थ होता क्या है। अभी जैसे हमने अफ्तार कराया था 3-4 दिन पहले, न्यूज़पेपर वगैरह में आया तो हमसे काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, तो फेसबुक पे भी कमेंट्स आए कि ये कौन सी बिरादरी है। मतलब अभी लोग ये कंफ्यूज हैं कि कायस्थ मुस्लिम, हिंदू कायस्थ तो जानते थे, मुस्लिम कायस्थ क्या होता है ये लोगों को नहीं पता है। और सबसे पहला काम मैं जो कर रहा हूँ वो अपने कायस्थ समुदाय के सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त हम लोग 10,000 से ज़्यादा लोगों को ऑन पेपर जोड़ चुके हैं और कम से कम 12 कंट्री में हमारे मुस्लिम कायस्थ के लोग हैं। तुर्की में है, ओमान में है, दुबई में है, सऊदी में है, कई जगह पे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लोगों को जोड़ूंगा, फिर एक महासम्मेलन करूंगा ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ, मुस्लिम कायस्थ भी कोई है। और जब हमारी संख्या पता चलेगी तब मैं उसको राजनीतिक उसके हिसाब से मैं अपना हक मांगूंगा या अपने समाज के लिए मैं सरकार से कोई मांग करूंगा। तो सर, आप मुस्लिम कायस्थ को समाज में उभारने के लिए ऐसा कौन सा खास काम कर रहे हैं जिससे कि आपका जो समाज में आपका नाम सब आपको जाने, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अभी हम लोगों ने सबसे पहले तो लोगों को जोड़ने की कोशिश की। अभी हमने रोज़ा अफ्तार कराया, उसमें कम से कम 2-3 हज़ार आए। पहला ये मेरा प्रोग्राम था। पिछले 10 सालों से मैं लोगों को जोड़ने में लगा हूँ, अभी तक जोड़ ही रहा हूँ। और ये काम इतना आसान भी नहीं है। हो सकता है मैं ख़त्म हो जाऊँ, मेरी अगली पुश्त करे, या हो सकता है उसकी अगली पुश्त करे, लेकिन चूंकि साल 100, 150, 200 साल में कोई आगे नहीं आया। किसी ने आगे भी आया, बहुत से लोगों ने आगे भी आए, काम किया, लेकिन किसी न किसी वजह से वो फेल हो गए
या लोगों के कमेंट्स नहीं झेल पाए, उन्होंने बंद कर दिया। मैंने भी 10 साल में बहुत कमेंट झेला है, लेकिन मुझे एक पैशन है, मेरा एक नशा है कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि आने वाली पुश्तें, आने वाली नस्लें को एक प्लेटफॉर्म उनको मिल सके कि हाँ ये काम यहाँ तक पहुँच चुका है, अब आगे इसको बढ़ाना है। तो हो सकता है मैं ना बढ़ा पाऊँ, मेरी आने वाली पुश्तें बढ़ाएं और आने वाले वक्त में लोग जाने कि मुस्लिम कायस्थ क्या है। चूँकि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ तो मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसको आगे बढ़ा के, चूँकि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मैं सबको जोड़कर एक हिंदुस्तान को आगे अच्छे हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत मैंने अपने समाज से की है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मनोज तिवारी टॉक शो में। आइए हम अशफाक सिद्दीकी सर से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। धन्यवाद सर, आपने मुस्लिम समाज या सरकार से इस कायस्थ समाज को उभारने के लिए कोई ऐसी खास मांग की है? अभी हम लोगों ने कोई मांग नहीं की है जी। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ अपने समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम ज़्यादातर लोगों को जोड़ लेंगे और हमको लगेगा कि हाँ अब ज़रूरत है, वैसे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज के जो उच्च श्रेणी के लोग हैं, जो बड़े पोस्ट पे हैं या बड़े धनवान हैं, वही लोग आगे आएँ और हमारे समाज के निचले तबके को, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है। हम सरकार से भी उम्मीद नहीं रखते हैं, ना अभी हम उस लायक हुए हैं। जब सरकार से उम्मीद लगानी होगी तो उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने समाज के उच्च श्रेणी के लोगों से कहें कि वो आगे आएँ और हमारे समाज के जो दबे कुचले या गरीब कमज़ोर लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करें हमारे साथ मिलकर। तो सर, आप इस मुस्लिम कायस्थ समाज को किस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं? देखिए, सोच तो बहुत बड़ी है जी। और ऊपर वाला अगर ज़िंदगी, हयात या मतलब ताकत देगा या उसकी मर्ज़ी होगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज में जितने भी तबके हैं, समाज हैं, उन सब में मैं एक नंबर पे मुस्लिम कायस्थ को लेकर जाऊँ। एक नंबर पे पढ़ाई में, एक नंबर से साक्षरता में, एक नंबर से स्वास्थ्य में, एक नंबर से मतलब आर्थिक रूप से मजबूत होने में, और राजनीतिक क्षेत्र में भी एक नंबर पे मैं अपने मुस्लिम कायस्थ समाज को पहुंचाना चाहता हूं। सर, आपको नहीं लगता कि हिंदू कायस्थ और मुस्लिम कायस्थ को सामाजिक रूप से भी एक हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। अभी इसके पहले जो आपने सवाल किया था, मैं इस सवाल का जवाब आपको दे चुका हूं और मैं फिर देना चाहता हूं कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम समाज क्या, हिंदू मुस्लिम कायस्थ समाज नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के जितने भी समाज हैं सब अपने अपने समाज के लिए काम करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सशक्त भारत का निर्माण करने के लिए हम सारे समाज को एक होकर काम करना चाहिए। सर, आप मुस्लिम कायस्थ समाज से आते हैं, आपको ऐसा कभी लगा है कि राजनीति में मुस्लिम कायस्थ की संख्या बहुत कम है या उनको हैसियत बहुत कम मिली है? मुस्लिम कायस्थ समाज ना के बराबर है जी, ना के बराबर है। जैसे मैंने आपसे कहा, मुस्लिम कायस्थ समाज को कोई जानता ही नहीं है अभी ज़्यादातर लोग। अब आप देखिए, अभी भाजपा का शासन आया, भाजपा की सरकार आई, उन्होंने अंसारी समाज से उठाकर दानिश अंसारी को मंत्री बना दिया, ठीक है। समाजवादी सरकार में भी राइन समाज के कुछ नेता हैं, मंसूरी समाज के कुछ नेता हैं, कई समाज के नेता हैं। जब उन्होंने अपनी ताकत दिखाई तो सरकार ने उनको जाना, उनको पहचाना। अखिलेश यादव या योगी जी यहाँ नहीं आने वाले, हम लोगों को एक एक आदमी की गिनती करने वाले कि हमारे समाज कितना बड़ा है, हमको कितनी ज़रूरत है। ये हमको उनको जताना पड़ेगा कि हमारी संख्या इतनी है, हमारे लोग इतने पीछे हैं, हम लोग साक्षरता में या स्वास्थ्य में इतने पीछे हैं, तब हम अपनी मांग सरकार से करेंगे और उस हिसाब से सरकार हमारी संख्या देखते हुए और हमारी मजबूरी, हमारी परेशानी को देखते हुए सरकार से जो संभव प्रयास हो सकेगा वो हमारे लिए करेगी। फिलहाल हम सरकार के भरोसे नहीं है। मैंने आपसे बताया कि मैं अपने समाज के ही लोगों को कहूँगा कि वो हमारे समाज को आगे बढ़ाएं। सर, क्या आप राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी कायस्थ समाज को एक अचीवमेंट देना चाहेंगे, जबकि इस एक सर्वे में पाया गया है कि ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग जो हैं वो कायस्थ ही हैं? नौकरी पेशा लोग मुस्लिम समाज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जाहिर सी बात है, जो मुझे भी जानकारी है, हो सकता है मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ या सोशल वर्कर नहीं हूँ, लेकिन मुस्लिम समाज के हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मुस्लिम कायस्थ ज़्यादा है नौकरी में। लेकिन अगर पूरे सामाजिक परिवेश में देखेंगे तो मैं समझता हूँ 1 से 2% भी नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों की रिश्तेदारी में, बिरादरी में हमने ज़्यादातर देखा है आज भी लोग परेशान हैं नौकरी के लिए। और मैं सबसे कहना चाहूँगा, जैसे ज़्यादातर
हर आदमी ये कहता है मुझे सरकारी चाहिए, सरकारी चाहिए, सरकारी चाहिए। सरकारी की एक लिमिट होती है, वो कोई भी सरकार पूरी नहीं कर सकती है। सारी सरकार वोट लेने के लिए वो कह तो सकते हैं कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन ये 100% श्योर है कि वो सारे के सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो हमको आपको भी चाहिए कि सरकारी नौकरी के बजाय हम लोग दूसरे क्षेत्र में भी आए, हम लोग बिजनेस में आए। आज गुजरात जो है सबसे संपन्न, क्या वो नौकरी में है? वो बिजनेस में है। आप भी बिजनेस में आइए। हम लोग क्या जिंदगी भर सबकी गुलामी करते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे? नहीं, अब वहाँ से निकलिए, आप अपने बिजनेस में आइए, बिजनेस में मजबूत करिए। बिजनेस में एक असीमित दायरा है जो आपको करोड़पति, लखपति, अरबपति बना सकता है। यहाँ पे तो आप बंधे हुए हैं। अगर एक क्लास 1 ऑफिसर भी होगा तो उसकी सैलरी कितनी होगी? वो कितने लोगों को भला कर सकता है? वो अपने घर में परेशान रहता है, नौकरी में परेशान रहता है, समाज की सेवा वो क्या कर पाएगा? और आप राजनीति में आइए, आप बिजनेस में आइए, आप धंधे में आइए, आप पर्सनल काम करिए, तो आप अपना भी विकास करेंगे और आप अपने समाज का भी करेंगे। चलिए, अंत में सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने कायस्थ समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने कायस्थ समाज को, अभी तक मैंने जितना भी बोला वो सारा संदेश मेरे अपने कायस्थ समाज के लिए ही है। मैं अपने कायस्थ समाज के सभी भाइयों से, छोटे भाइयों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, सबसे ये इल्तिजा करता हूँ कि मैंने 10 साल लगाया इसको शुरुआत करने में। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, कुछ अभी हमने किया नहीं है। अब इसको आप लोग, हम लोगों को सपोर्ट करिए और अपने समाज को, यानी कि मेरे मुस्लिम कायस्थ समाज को और आप अपने खुद के समाज को आगे ले जाने में मेरी मदद करिए। मैं अपनी जी तोड़ कोशिश, पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन बिना आप सबके समर्थन के मैं इसको बहुत ऊपर तक नहीं ले जा पाऊंगा और आधे रास्ते में हो सकता है मैं दम तोड़ दूं। तो मुझको प्रोत्साहित करिए, मेरा साथ दीजिए और इस मुस्लिम कायस्थ समाज को आगे बढ़ाने में आप सब मिलकर मेरी मदद करिए। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका, आपने हमारे इस टॉक शो में अपना हिस्सा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे मुस्लिम समाज वेलफेयर के नेता अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब। ऐसे ही अन्य नेताओं से बातचीत होती रहेगी।